दोस्तों, यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 जैसा कि आप सभी को पता है, आपके बीच में लगातार डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट को हम फिनिश करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आज का यह वीडियो जो जा रहा है, आपको पता है कंप्यूटर पर लगातार डिस्कस किया जा रहा है। एक ही वीडियो में समाप्त चैप्टर नंबर 4 और 5 को हम समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कहा जाए, हम एक एक वीडियो में दो दो चैप्टर को फिनिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है उसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे 4 नंबर चैप्टर अगर हम कहें पर्सनल कंप्यूटर पीसी को हम कवर कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो पीसी थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण कम है। हालांकि जो आपकी परीक्षाओं में विगत पूछी गई है विगत वर्षों में, उसे हमने क्लियर करने का प्रयास जरूर किया है। ठीक है, हम कोई भी फैक्ट आपके बीच में छोड़ नहीं रहे हैं। नीचे यहाँ देखिए कहा जा रहा है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर शॉर्ट नोट्स मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर मात्र 220 रुपये में उपलब्ध है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9452331053 पर। ये नंबर संपर्क माध्यम आपके लिए है, आपके लिए उपलब्ध है। आप एनी टाइम किसी भी वक्त जो है व्हाट्सएप मैसेज करके जो भी जानकारी आपको चाहिए आप मैसेज कर सकते हैं। आपको पता है 25 नंबर का आपका यह पेपर होता है और हम चैलेंज करते हैं, आप लगातार नोट्स के साथ आप पढ़ाई करते हैं तो आपको 25 में 25 पाने से कोई रोक नहीं सकता। आपके लिए हमने मॉडल पेपर भी उपलब्ध कराया है और प्रीवियस ईयर पेपर। अभी फ़िलहाल के लिए मॉडल और प्रीवियस नहीं चल रहा है क्योंकि आपका जब कोर्स है आधे से ज़्यादा हम फिनिश कर लेंगे, उसके बाद जो भी चैप्टर बचेंगे, ठीक है, उसको फिनिश करेंगे। फाइनली अगर देखा जाए तो आपके अच्छे खासे प्रिपरेशन के लिए हम मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर देंगे। वहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो पाएगा कि हाँ, अभी तक जो क्लासें आपको दी गई हैं वो मॉडल और प्रीवियस में कितनी महत्वपूर्ण आपके लिए हो रही हैं। तो चलिए, हम चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, ठीक है, कि अगर आपको कोर्स लेना है बाबू तो आप कोर्स ले लीजिएगा, विलंब करने से कोई मतलब नहीं है। आप अपनी बेहतरीन सफलता के लिए आप जो है कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा का शुल्क नहीं है, महज सिर्फ 220 रुपये प्राइस है। 220 रुपये अभी तक आपने बहुत इधर उधर किए होंगे। अगर आप डीएलएड करने चले हैं और प्रथम सेमेस्टर है आपका तो बिल्कुल आपको जो है कोर्स परचेज करना चाहिए। तो चलिए, हम आपको लेके चलते हैं आपके बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स की तरफ। देखिए, आपके बीच में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता है, मैंने कहा आपसे एक ही वीडियो में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 को हम फिनिश कर रहे हैं। देखिए, आपके बीच में सबसे पहले दिया जा रहा है पर्सनल कंप्यूटर, यानी अगर इसकी हिंदी हम कहें तो आप कह सकते हैं व्यक्तिगत कंप्यूटर, इसकी इंग्लिश होगी, सॉरी हिंदी होगी। अगर इसी के क्रम में यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा जा रहा है 25 मार्च 1989 को भारत में जो है क्राई XMP जो है 14 नामक जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर दिल्ली में स्थापित किया गया था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो है क्राई XMP नामक सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? आप कहेंगे दिल्ली में किया गया था। और कौन सा सन था, ये भी डेट और सन के साथ पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन पूछने के कई तरीके होते हैं। आप अगर देखा जाए, आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं, आपको खुद इतना नॉलेज होना चाहिए कि क्वेश्चन की प्रकृति कैसे हो सकती है। मैंने कहा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि जो है कि प्रथम सुपर कंप्यूटर जो दिल्ली में जो है, यहाँ देखिए मैंने कहा आपसे 25 मार्च 1989 को भारत में क्राई XMP नामक प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है दिल्ली में स्थापित किया गया था। अब कैसे पूछेगा? पूछा जा सकता है कि प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दे देगा, उसमें से एक दिल्ली आपका रहेगा। ठीक है, दिल्ली को आपको कवर करना होगा। और पूछा जा सकता है, ठीक है, कि प्रथम सुपर कंप्यूटर किस वर्ष जो है आया था, तो आप कहेंगे प्रथम सुपर कंप्यूटर डेट के साथ 4 ऑप्शंस दे देगा और ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं जो है सेलेक्ट करना होगा 25 मार्च 1989 को भारत में जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर दिल्ली में आया था। ठीक है, और इसका प्रयोग क्यों जो है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि मौसम विभाग मौसम एवं कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता
है। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें तो आपकी हो गई होंगी। अगर हम बात करें इसके आगे, इसके बाद भारत में जो है कुछ पहले सुपर कंप्यूटर बनने में सफलता प्राप्त कर ली थी। जापान की कंपनी जो है NEC विश्व में सर्वाधिक तीव्र सुपर कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, इन चीज़ों को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इसमें तो मैंने नोट नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम ओरल देखिए, नोट्स तो आपको जितना मैंने लिखा है उतना आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन हम प्रयास ये करते हैं कि नोट्स के अतिरिक्त भी हम आपको जो है बताने का प्रयास करें। ठीक है, आगे कहा जा रहा है 1 सेकंड में 28 अरब गणनाएं कर सकता है कौन? NEC विश्व का जो सर्वाधिक तीव्र सुपर कंप्यूटर है उसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक की चीजें हो गई होंगी। अगर कहें तकनीकी शब्दावली के अनुसार जो है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये तो मैंने शुरुआत जब कंप्यूटर की किया था तभी मैंने क्लियर किया था। कंप्यूटर आंकड़े को ग्रहण करता है तथा जो है प्राप्त निर्देशों के अनुसार वांछित परिणाम देता है। वर्तमान में अपने घरों तथा ऑफिसों में प्रयोग के लिए वर्तमान कंप्यूटर या कहा जाए पर्सनल कंप्यूटर लोग यूज करते हैं। कंप्यूटर लैटिन भाषा के कंप्यूटर व अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, यहां तक की चीजें हो गई होंगी। अब यहाँ अगला टॉपिक आपका आता है PC, जिसे हम कह सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर। देखिए, कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कि PC का फुल फॉर्म क्या होगा, या जो है पर्सनल कंप्यूटर का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा। क्वेश्चन पूछने की प्रकृति पर निर्भर करता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा। ठीक है, चलिए यहाँ हेडिंग आप बनाइएगा, PC किसे कहेंगे। देखिए, अब इसके अंतर्गत कहा जा रहा है सन 1970 से कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा। इसके प्रयोग के कारण उनके लिए माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर पर कई जो है व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसके लिए माइक्रो कंप्यूटर को व्यक्तिगत कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर या PC भी कहते हैं। ठीक है, PC की परिभाषा इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इतने ही चीज़ों को याद रखिए, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, कंप्यूटर के प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां। जैसे आप कंप्यूटर का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन इनमें क्या सावधानियां आपको बरतनी हैं, सावधानियों से भी आप थोड़ा सा परिचित हो जाइए। ठीक है, चलिए देखिए, कहा जा रहा है कंप्यूटर एक अलग वातावरण होना चाहिए। जाहिर सी बात है, कंप्यूटर का एक अलग वातावरण होता है। अभी आप जो है बड़े बड़े जहाँ जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है वहाँ चले जाइए, किस प्रकार से बने होते हैं। आपने तमाम ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए होंगे, उस जो है इंस्टीट्यूट से परिचित होंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अगर हम आगे कहें आपसे, कंप्यूटर को जो है 605 सूखा, ठीक है, सूखा व धूल रहित वातावरण होना चाहिए। अगला आपका बन रहा है, देखिए 3rd नंबर देखेंगे, कंप्यूटर में मेन पावर सप्लाई को बंद करने से पहले कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहिए और मॉनिटर, सिस्टम एवं प्रिंटर को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, जब आप सप्लाई को बंद कर रहे हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि कंप्यूटर को हम शट डाउन कर दें। ठीक है, और आगे कह रहा है कि कीबोर्ड को बहुत तेज़ी से ना दबाएं। कुछ लोग होते हैं कीबोर्ड को अगर वो काम नहीं कर रहा खुदा न खास्ता कभी, तो वो फटाक से इतनी तेज़ दबाते हैं कि हम आपको क्या बताएं, तो तेज आपको नहीं दबाना चाहिए। ठीक है, अगला कहा जा रहा है दीवार और कंप्यूटर के बीच दूरी बनाएं जिससे हवा का संचालन हो सके। भाई अभी आप दीवार, जैसे ये आपकी दीवार हो गई और इसी में आप कंप्यूटर को सटा के बिल्कुल रख दीजिए, तो इसके पीछे जो हवा, जो एयर वगैरह बनेगी, जैसे अगर आप बिल्कुल यहाँ इधर सटा के रख देंगे तो जो वायु आएगी तो कंप्यूटर तो आपका गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि कंप्यूटर और दीवार से थोड़ी सी दूरी आपको बना के रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। थोड़ा सा हम बैक आपको लेके चलना चाहेंगे। यहाँ ऊपर देखिए जो है PC दिया जा रहा है। PC के कुछ प्रकार हैं, थोड़ा सा आप जो है इसके बारे में जान लीजिए। पर्सनल कंप्यूटर जो है या कहा जाए व्यक्तिगत कंप्यूटर मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आपका बनता है, आप नोट करेंगे, पॉम टॉप PC। ठीक है, जैसे PC तो हर किसी की आगे रहेगा, लेकिन आपका आता है जो है पॉम टॉप PC हो गया। दूसरा है लैपटॉप या नोटबुक हो गया। तीसरा आपका बनता है वर्क स्टेशंस हो गया। और चौथा आपका बनता है डेस्कटॉप PC, यानी पॉम टॉप PC, लैपटॉप, नोटबुक, ये दोनों एक में है। वर्कटॉप स्टेशंस और डेस्कटॉप PC, ये 4 प्रकार के आपके पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें हो गया। आगे अगर कहा जाए और भी तमाम चीज़ें हैं, बहरहाल हम जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसी चीज़ों को आपको हम बता रहे हैं, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। कुछ कंप्यूटर की शब्दावलियाँ होती हैं, शब्दावलियों से भी आप परिचित हो जाइए। जैसे एक आता है बिट,
ठीक है। बिट भंडारण क्षमता को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है, पूछा जा सकता है भंडारण क्षमता को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। मैंने इसे नोट तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम आपको छोड़ नहीं रहे हैं किसी चीज़ को, हर चीज़ को हम आपके बीच में क्लियर कर रहे हैं। मैंने कहा आपसे जो है पूछा कैसे जाएगा, जैसे आपसे हिंदी में लिख सकता है कि बिट क्या है, या तो आपसे अंग्रेजी में पूछेगा बिट क्या है, ठीक है। तो आप कहेंगे बिट भंडारण क्षमता या स्टोरेज कैपेसिटी को मापने की सबसे छोटी इकाई है। अब बाइट क्या होता है, बाइट कैसे पूछेगा, बाइट तो हिंदी में लिख लेंगे, लेकिन इंग्लिश में रहेगा BYTE, ठीक है। बाइट 8 बिट्स जो है एक सेट है ना। कैसे पूछेगा, 8 बिट्स जो है एक सेट होता है। चलिए आगे और भी चीज़ें हैं, प्राथमिक भंडारण है, डेस्कटॉप स्क्रीन है, आइकन है, मेन्यू बार है, ठीक है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वही हम आपको बताएंगे, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बाकी अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे यहाँ देखिए कि ये सावधानियाँ तो हो गया, कंप्यूटर शब्दावलियाँ यहाँ मैंने लिख भी रखा है थोड़ा सा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ कंप्यूटर शब्दावलियाँ, बिट क्या होती है, भंडारण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी को मापने की सबसे छोटी इकाई है। बाइट जो होती है, बाइट 8 बिट्स का एक सेट होता है। अगला देखिए डेस्कटॉप स्क्रीन, आइकन, मेन्यू बार जो है, राइट क्लिक, टाइटल बार, फंक्शन बार, ऑब्जेक्ट बार इत्यादि, ये कंप्यूटर की कुछ शब्दावलियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम आपको कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन की तरफ लेके चलना चाहेंगे, है ना, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे पूछा जा सकता है कि वर्कबुक समूह होता है ना। छोड़िए, जो आपके लिए मैंने बता दिया वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी अगर जो आपके लिए जैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर छोटा था इसलिए मैंने बहुत जो है सटीक शब्दों में कहा जाए एक छोटे से जो है लेसन में इसे हमने फिनिश करने का प्रयास किया है। चलिए पांचवा देखिए आपके बीच में, चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत इसी वीडियो से हम करेंगे। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर प्रणाली के संगठक, या कहा जाए जो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए इसके अंतर्गत आ रहा है, समझने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर एक अकेला यंत्र नहीं होता है। क्यों, यहाँ देखिए आगे कहा जा रहा है, अभी इस पर चर्चा करते हैं। क्यों, यह एक प्रणाली है, इसके साथ समन्वित रूप से कई यंत्र जुड़े होते हैं जिसकी कार्य सामान्य उद्देश्य होता है। कंप्यूटर प्रणाली के निम्न भाग होते हैं। भाई कंप्यूटर एक अकेला यंत्र तो नहीं है, कंप्यूटर एक प्रणाली है, इसके साथ समन्वित रूप से कई यंत्र जुड़े होते हैं जिसके या कहा जाए जिनके कार्य का समान उद्देश्य होता है। कंप्यूटर प्रणाली के निम्नलिखित भाग होते हैं। अब इनके भाग कौन कौन से हैं आप ध्यान दीजिएगा। निवेश अथवा आगत इकाई, इसे हम इनपुट आउटपुट कहते हैं। केंद्रीय संसाधन इकाई, जिसे हम जनरल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कहते हैं, सॉरी जनरल नहीं सेंट्रल है, ठीक है, या इसे हम केंद्रीय संसाधन इकाई, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप इसे याद रखिएगा। निर्गत इकाई, जिसे हम जो है आउटपुट यूनिट कहते हैं। तीसरा है निवेश निर्गत इकाई, जिसे हम कहते हैं इनपुट आउटपुट यूनिट होता है। ये 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। चलिए कंप्यूटर प्रणाली की ये 4 प्रकार हैं। अगला आता है, ध्यान दीजिएगा, जो है ग्रेफाइट विद्युत संचालन, ग्रेफाइट विद्युत का संचालक होता है, महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है ना। चलिए यहाँ तक आपका हो गया। आगे हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पर और पर चर्चा करते हैं, बट यहाँ ध्यान दीजिएगा मेमोरी के आकार, है ना। देखिए कहा जा रहा है, अभी इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 4 में ही इस पर बात चर्चा किया था, लेकिन आप इसी के क्रम में देख लीजिएगा, ठीक है। मेमोरी या स्मृति के आकार 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1 निब्बल बराबर 4 बिट होता है, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है, और 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, यानी यहाँ मेगाबाइट जो है कितने बाइट्स के बराबर होता है, आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसलिए आप इन्हें बखूबी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका हो गया। अगला इसी के क्रम में आ रहा है, फिर उसी की शब्दावलियाँ हैं। देखिए 1024 MB जिसे हम कहते हैं मेगाबाइट, यहाँ देखिए आ रहा है 1 गीगाबाइट जिसे हम GB कहते हैं, और अगर इसे हम बाइट्स में बदलना चाहें तो आप इसे बदल सकते हैं। 1 टेराबाइट बराबर 10 घाते 12 बाइट, या कहा जाए
1000 गीगाबाइट होता है। काइंड्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार का मतलब द्वितीय प्रकार होता है, ठीक है। एक अस्थायी स्मृति, ठीक है, जिसे हम टेम्पोररी मेमोरी कहते हैं। एक अस्थायी स्मृति जिसे हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूछ लिया जाता है मेमोरी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में ये रोम और रैम चलता है, ये नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है, एक जो है टेम्पोररी मेमोरी, ठीक है। तो अस्थायी स्मृति और अस्थायी स्मृति, है ना, ये मेमोरी के दो प्रकार हैं। स्मृति की सूचनाओं एवं निर्देशों और संचित करने की दो विधियाँ दो प्रकार हैं। पहला है जिसे हम रैम कहते हैं, ठीक है, और दूसरा है जिसे हम रोम कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, शॉर्ट नोट हमेशा इससे पूछा जाता है। आप इन चीज़ों को भूलने की गलतियां ना करिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं किसी चीज़ को जब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है तभी मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, आपके बीच में हमने चर्चा किया जो है रैम और रोम पर। रैम और रोम की विस्तृत जानकारी आप समझ लीजिए, चूँकि आपके लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसी को हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बाकी चीज़ें यार, इतिहास तो बहुत है, ठीक है, तो इतिहास आपको बहुत जानने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, इसका सबसे पहले, जैसे अगर हम रैम की चर्चा करें तो रैम का सबसे पहले फुल फॉर्म पूछता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होगा। तो रैम की फुल फॉर्म को जानने के लिए यहाँ देखिए मैंने दिया है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए हिंदी में यही चीज़ें होती हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी विशेषताएं। अब भाई रैम के बारे में आपको जानने की आवश्यकता हो रही कि भैया आखिरकार ये रैम क्या है, इसकी विशेषता से आप परिचित हो जाइए। पहला आ रहा है, कंप्यूटर में प्रविष्ट की जाने वाली सभी आंकड़े व निर्देश सर्वप्रथम रैम में ही संग्रहित किए जाते हैं। कौन? कंप्यूटर में जो भी जानकारियां आप प्रविष्ट करते हैं वो सबसे पहले जो है उसका जो भी आंकड़ा व निर्देश है वो रैम यानी कहा जाए रैंडम एक्सेस मेमोरी में ही वो निर्दिष्ट होते हैं, ठीक है। चलिए अगला आ रहा है, देखिए रैम एक अस्थायी भंडारण व्यवस्था है, ठीक है। कौन? अस्थायी। अभी यहाँ देखिए पूछा जा सकता है कि रैम क्या है, तो आप कहेंगे रैम एक अस्थायी भंडारण व्यवस्था है। विद्युत आपूर्ति अथवा कंप्यूटर बंद होने की स्थिति में रैम में संग्रहित आंकड़े व निर्देश समाप्त हो जाते हैं। इसके लिए रैम को अस्थायी वोलाटाइल्स स्मृति भी कहते हैं। पूछा जा सकता है कि वोलाटाइल्स स्मृति हम किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे हम रैम को कहते हैं। अभी जैसे कोई चीज़ आप रैम में रख रहे हैं, है ना, और खुदा न खास्ता विद्युत की सप्लाई जो है बीच से कहीं से कट हो जाती है ना, तो उसमें होगा क्या, अगर इस विद्युत की सप्लाई बंद हो गई तो जो यहाँ आपने सेव करके रखा है तो इस कंप्यूटर से वो सेव की गई चीज़ें तुरंत डिलीट हो जाती हैं। इसीलिए इसे हम अस्थायी स्मृति भी कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। यह एक सेमीकंडक्टर चिप होती है, ये तो आपको पता है। कौन? ये जो है रैम होती है, सेमीकंडक्टर चिप होती है। अगला है, रैम में विभिन्न अस्थायी जो है आंकड़े निर्देश अर्थात जो है रैंडमली या पहुंच जाता है। अब यहाँ तो आपका ये आपने रैम की विशेषता के बारे में समझा। अगला आता है रोम को, आप समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा आपसे हमेशा आपसे ज़्यादातर इसमें जो है इसके फुल फॉर्म आते हैं पूछने के लिए, इसे आप कंठस्थ कर लीजिए, ये आपके यूपी टेट सुपर टेट तक भी ये क्लियर करेंगे आपके, है ना। चलिए अगला, रीड ऑनली मेमोरी पूछा जाता है कि जो है रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप कहेंगे रोम का फुल फॉर्म रीड ऑनली मेमोरी होता है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? अब इसकी भी विशेषता, जैसे आपने रैम की विशेषता को समझा, अब इसकी विशेषता सेम जो रोम की विशेषता है और जो रैम की विशेषता है, इसके विपरीत जो है रैम की विशेषताएं पाई जाती हैं, है ना। चलिए देखिए यहाँ आ रहा है, यह एक अस्थाई। अभी मैंने रैम के बारे में आपको बताया, रैम एक अस्थायी स्मृति है, लेकिन अब सेम उसका उल्टा यहाँ आया, जो रोम होता है, रोम एक अस्थायी स्मृति होती है। अगला है, देखिए रोम में कंप्यूटर निर्गत निर्माण में ही दूसरा कहा जा रहा है, रोम में कंप्यूटर निर्माण के प्रारंभ में ही निर्देशों का समूह या प्रोग्राम संग्रहित कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा आपका हो गया।
तीसरा सी वाला देखेंगे, कहा जा रहा है जो है रैम में संग्रहित निर्देश प्रोग्राम परिवर्तित या नष्ट नहीं किए जा सकते। जैसे रोम आप देख पा रहे हैं, है ना। अभी मैंने कहा आपसे जो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है आपकी, अगर उसमें विद्युत की सप्लाई बंद हो जाए तो सब कुछ डाटा आपका डिलीट होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो डाटा है जहाँ है वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। जैसे ही आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तुरंत वो डाटा जो है आपको मिल जाता है। अभी इसके पहले यह एक नॉन वोलेटाइल अर्थात जो है अस्थायी स्मृति होती है। और इसके पहले जो मैं अभी रैम के बारे में आपने देखा, तो रैम क्या होता है, रैम के बारे में मैंने आपको बताया जो है यह आपकी जो है नॉन वोलाटाइल्स हैं, और जो आपकी रैम होता है वो एक वोलाटाइल्स स्मृति होती है, यानी अस्थायी स्मृति होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब आपके बीच में आ रहा है अगला देखेंगे, रोम व इसमें संग्रहित निर्देश समूह मूल्यों की संपूर्ण प्रणाली को बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए रोम के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, रोम के दो प्रकार होते हैं, पहला है प्रोम, दूसरा है ई प्रोम। अब इनको भी आप थोड़ा सा जान लीजिए, प्रोम क्या होता है और ई प्रोम क्या होता है। भाई अगर आपने रोम को समझा और रैम को समझा तो रोम के दो प्रकार हैं, पहला है ई प्रोम। अब यहाँ देखिए इसका पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, यहाँ आप इसके फुल फॉर्म को समझ लीजिएगा। और आगे कहा जा रहा है इस रोम में रिक्त स्थान होते हैं। इसमें ये प्रोम में रिक्त स्थान होते हैं जिसमें विशेष विधि व उपकरण के माध्यम से नए दिशा निर्देश जो है संग्रहित किए जाते हैं। किसमें, ये ई प्रोम में। ठीक है, चलिए सॉरी ये प्रोम की बात मैं कर रहा था, क्षमा चाहूँगा। यहाँ देखिए अब आ रहा है ई प्रोम। ई प्रोम इसका पूरा नाम इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसके अंतर्गत कहें इस प्रकार की मेमोरी की विशेष विधि व उपकरण की सहायता से निर्देश समूह व जो है मानों को संग्रहित किया जा सकता है और मिटाया जा सकता है। किसमें, ई प्रोम में। ठीक है, हाँ इसका पूरा नाम मैंने आपको बता दिया, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इसके भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी। अगला आ रहा है, आप देख लीजिएगा कैश स्मृति क्या होती है। भाई कैश स्मृति को भी आप देख लीजिए, है ना। और एक शब्द आएगा बस, जैसा कि बस आपने देखा होगा। ठीक है, वो वाला बस नहीं जो रोड पर चलता है, ये बस BUS। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म भी हम बताएंगे क्या होता है, बट आप थोड़ा सा धैर्यता का परिचय दीजिए। हम आपके सारी फैक्ट को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, चलिए कैश स्मृति के बारे में अगर कहें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा जा रहा है यह एक विशेष प्रकार की स्मृति है जो एक विशेष आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त होती है। यह प्रक्रिया को तेज करने के लिए मुख्य स्मृति या मेन मेमोरी से जो है आंतरिक मेमोरी रजिस्टर अस्थायी रूप से जो है अच्छा है। फिर से ध्यान दीजिएगा, कैश मेमोरी को एक बार आप फिर से देखने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ कहा जा रहा है, अगर इसके अंतर्गत अगर हम कहें तो कैश स्मृति यह एक विशेष प्रकार की स्मृति है जो एक विशेष व आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त होती है। यह प्रक्रिया को तेज करने के लिए मुख्य स्मृति या कहा जाए मेन मेमोरी से आंतरिक मेमोरी रजिस्टर में अस्थायी रूप से डाटा तथा सूचनाओं को संकलित करती है तथा उसकी आपूर्ति करती है। कौन, कैश मेमोरी। ठीक है, चलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है बट कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो है आगे कहा जा रहा है कि कैश मेमोरी छोटी तथा तेज गति वाली मेमोरी होती है जो CPU तथा प्राथमिक मेमोरी के बीच कार्य करती है। सिर्फ इतना आपसे पूछा जाता है कि कैश मेमोरी कहाँ कार्य करती है, तो आप कहेंगे कैश मेमोरी CPU तथा प्राथमिक मेमोरी के बीच कार्य करती है। कौन, आप कहेंगे कैश मेमोरी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका हो गया। अब यहाँ एक शब्द आ रहा है बस। ठीक है, बस सेम स्पेलिंग जो आपकी बस की होती है BUS। ठीक है, सेम स्पेलिंग वही है बट वो वाला बस नहीं है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन
ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है नियंत्रण इकाई अपने संकेतों, निर्देशों व आंकड़ों को विभिन्न युक्ति व इकाइयों में जो है विद्युत संकेतों के रूप में कुछ तारों के माध्यम से जो है संचरित करता है। इन संकेतों, पतों, आंकड़ों के बाह्य तारों को बस कहा जाता है। ठीक है, अब बस किसे कहेंगे? एक शब्द में कभी कभी पूछ लिया जाता है, लोग कुछ न कुछ जो है अनाप शनाप चीज़ें लिख देते हैं, लेकिन आप गलत नहीं लिखेंगे, आप फिर से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इन चीज़ों से हटकर हम बताएंगे, बट कुछ इसमें मिक्स रहेगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है नियंत्रण इकाई अपने संकेतों, निर्देशों व आंकड़ों को विभिन्न युक्तियों व इकाइयों में विद्युत संकेतों के रूप में कुछ तारों के माध्यम से संचरित करता है। इन संकेत, पते व आंकड़े को जो है बाह्य तारों को बस कहते हैं। बस 3 प्रकार के होते हैं। अब इनके प्रकार को समझ लीजिएगा। कंट्रोल बस है, डाटा बस है और एड्रेस बस है। ये आपके 3 प्रकार हैं। अब तीनों प्रकार को थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए कंट्रोल बस किसे हम कहेंगे? कंट्रोल बस जो है कंट्रोल बस कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रण करने जो है या कंट्रोल सिग्नल्स को ले जाने में कार्य करता है। कंट्रोल से आप समझ सकते हैं कंप्यूटर को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। डाटा बस का मतलब होता है डाटा बस कंप्यूटर एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़े को पहुंचाने का कार्य करता है। अगला है एड्रेस बस। ठीक है, एड्रेस के बस के बारे में समझ लीजिए। आंकड़ों व निर्देशों को स्मृति में जो है किस स्थान से प्राप्त करना है, वह किस स्थान पर भेजना है, उसके लिए एड्रेस बस आंकड़े व निर्देश के पते एड्रेस को एक जो है इकाई से दूसरी इकाई तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये एड्रेस बस का काम होता है। नीचे यहाँ जो है आ रहा है अंक गणितीय तार्किक इकाई, या इसे हम ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी कहते हैं या लॉजिकल यूनिट भी कह सकते हैं। फुल फॉर्म अनगिनत बार पूछा गया है, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, आप इसे बाकायदा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर इसके अंतर्गत हम कहें तो यह इकाई आंकड़ों पर अंकगणितीय क्रियाएं जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, और तार्किक तुलना जिसे हम लॉजिकल कंपैरिजन करते हैं। ALU यहाँ आपने देख लिया, आंकड़ों को जो है निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया करने में जो है तार्किक निर्णय करने का कार्य करते हैं। ALU में अंकों की गणना द्विअंकीय प्रणाली या बाइनरी सिस्टम की गणना पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये था आज आपका चैप्टर। बाकी अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप ओरल तरीके से इसे देखिएगा। ठीक है, ये कहीं डिनोट नहीं किया गया है, हम आपको ओरली बताएंगे। देखिए पूछा जा सकता है कि वोलाटाइल मेमोरी होती है, आप कहेंगे वोलाटाइल मेमोरी हमारी रैम होती है, और जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन होती है, हमारी रोम होती है। ठीक है, अब रैम का फुल फॉर्म जिसे हम जो है RAM कहते हैं, रैम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो आप कहेंगे रैंडम जो है एक्सेस मेमोरी होती है, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और आता है, कंप्यूटर का दिमाग हम किससे कहते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग हम कहते हैं CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम केंद्रीय संसाधन इकाई भी कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। बाकी अस्थायी स्मृति मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अस्थायी स्मृति है इसमें दे देगा बिट होती है। ठीक है, 1 MB बराबर 1 मेगाबाइट होता है, किसके बराबर? ठीक है, ऐसा पूछ लिया जाता है तो आप कहेंगे 1 MB कितने के बराबर होती है? आपने फ़ोन चलाया होगा भाई, जानते होंगे 1024 KB के बराबर होता है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत है, किसी भी प्रकार की समस्याएं आपको होती हैं तो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या तो दिए गए नंबर 94 52 33 10 53 पर आप संपर्क करेंगे।